ये बताओ ईमानदारी आइए। इतना हो चुका है, ठीक है, हो गया था कि नहीं? स्टैग्फ्लेशन और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और उसके बाद फूड इन्फ्लेशन। बताओ रिवीजन किए हो कि नहीं? हाँ, आप कहाँ गए? कल कल नहीं गए? बताइए रिवीजन, बताइए स्टैग्फ्लेशन। ये दो लोगों का बैग किसका है? सर बाहर गए अभी लोग पानी भी नहीं होगा। पानी, हाँ एक्चुअली क्या तुरंत शुरू होने के पीछे क्लास ये है कि इसके बाद नीट का चलता है, तो देखते हुए बच्चे आने लगे। सर सुनने वाले सर है वो बहुत मतलब थोड़ा उन्हें बात करने में तो रोक देते हैं सर, इसीलिए थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। कौन सर? वो हरिओम सर वो रोक देते हैं, फिर अपना पानी नहीं किया, फिर चालू कर दिया, फिर बात की, फिर चालू कर दिया, इसलिए सर लेट हो जाती है सर। पहली क्लास ना बताइए स्टैग्फ्लेशन, आप बताइए, नाम सुने हम नहीं पहले, बताओ स्टैग्फ्लेशन है, आप बताइए। ये नोट्स पढ़ने का टाइम हो गया, नोट्स पढ़ने का टाइम आ गया। स्टैग्फ्लेशन, अगर ये बताओ रिवीजन नहीं करोगे तो हमारे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा? तो वही बात हो गई कि इकोनॉमिक पढ़े खत्म हो गया, कुछ याद भी नहीं रहा। हमारे समझाने में कोई दिक्कत हो तब भी बताओ, समझ में ना आता है। आप बताएं क्या है? इसमें सरकार को इंटरफेयर करना और गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसको भी इंटरफेयर करना। आरबीआई कैसे इंटरफेयर करता है? ब्याज कम करता है। सरकार कैसे इंटरफेयर करती है? कल्याणकारी योजनाएं चला, ठीक है, वेलफेयर। चलो इतना कम से कम आप बताएं। चलिए आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति क्या है? बताए थे कब? हाँ, एग्जाम्पल भी दिए। कच्चा तेल तेल हाँ, उससे जो इन्फ्लेशन होता है वो आयातित मुद्रास्फीति। फूड इन्फ्लेशन, खाद्य वस्तु क्या हुआ, इतने मन में क्यों पड़े हुए? कुछ रिवीजन नहीं किया क्या? चेहरे से थकान मुझे दिख रहा है। पानी वानी पी लिया करो थोड़ा, और जब ज़्यादा थकान लगे ना तो घर से लाया करो चीनी पता ही नहीं, या गुड़ है, गुड़ इसको खाने से बहुत तेजी के साथ एनर्जी मिलता है। हाँ, अगर गुड़ या चीनी ला के थोड़ा सा रखा करो, उसको खा के पानी पियो, तुरंत एनर्जी मिलता है। क्यों मिलता है पता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी के साथ एनर्जी देता है तत्काल। इसीलिए आप कितना भी वीकनेस रहे जाके गन्ने का जूस पी लो। मैं आते समय अक्सर पी लेता हूँ, इसीलिए 1-1.5 घंटा चिल्लाता रहता हूँ। गन्ने का जूस पीने से बहुत तेजी के साथ एनर्जी मिलता है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन बताइए, चलिए आप बताइए फूड इन्फ्लेशन। अगर नोट्स बनवाने का हमारे क्या फ़ायदा होगा अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं? इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा था। हमारे आत्मा को दुखी मत करिए, ठीक है। कम से कम हमारे मेहनत को जो है आप लोग
प्रयास करिए, सफल हो। बताइए, आप बताएं दोनों लोग। फूड इन्फ्लेशन वो तो हमें भी पता है, खाने की वस्तुओं में होता है। कैसे होता है? जैसे हाँ, और खाने की वस्तु में अगर बाहर से लिया जाए तो भी जो है क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो मिला जुला के इतनी सारी बातें हो गई, कुछ चीज़ और बचा है जो बता दें। हाँ, WPI CPI भी बताए थे, क्या है WPI और CPI? WPI और CPI ये दोनों बताए थे। CPI में टोटल कितने, WPI में टोटल कितने वस्तु हैं बताओ? 657। ये टोटल प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए। और WPI CPI जो है कंसीडर किस पे किया जाता है, किस आधार पर? मुद्रास्फीति को कंसीडर करने के लिए इसके लिए दो चीज़ें, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो नॉमिनल GDP किस पे कंसीडर करते हैं? वर्तमान प्राइस, ठीक है, जो करंट रेट चल रहा है। ठीक, और रियल क्या करेंगे? जो आधार वर्ष था। आधार वर्ष कौन है बताए थे? आधार वर्ष कौन है बता देते? हाँ, 2011-12। ठीक है, इसी पे जो है जाके क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक, और एक बात और, GDP डिफ्लेटर भी बताया। क्या होता है GDP डिफ्लेटर? ये मुद्रास्फीति को मापने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मुद्रास्फीति कितना बढ़ा। इसका एक एग्जांपल मैथमेटिकल टर्म से लेके बताते हैं। GDP डिफ्लेटर को जैसा कि आपको पता है, मान लो नॉमिनल GDP कितना, नॉमिनल GDP 120 करोड़ है। ठीक है, और रियल GDP आपका 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 120/100 और गुणे 100। ठीक है, अब इसको काटो, कितना आएगा? कौन काटेगा? ठीक, 120 मैथ में कुछ दिक्कत हो गया है ये बताया जाएगा। ठीक है, मैथ में कुछ दिक्कत हो गया है। कहने का मतलब ये है, समझो ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि 120 जो है इसमें से 120 में से 100 घटा देंगे। कितना आएगा? तो कितना परसेंट हाई किया? 20। ये जो 20 बढ़ेगा यही जो है, हम भी भूल जाते हैं मैथ जो है। तो ये क्या हुआ? 20% GDP इंक्रीज करेगा। मैथ वाले कम से कम बोला करें, मुझे मैथ पढ़ेगा। जब से मैं बैंक छोड़ा तब से मैथ पढ़ना छोड़ दिया। मैथ पढ़ता नहीं, इसी वजह से याद नहीं रहता, चीज़ें भूल जाता है। ठीक, तो WPI CPI जैसा कि बताए थे। WPI किस पे होता है? WPI मतलब क्या है? होल प्राइस इंडेक्स। कौन होता है इसमें? कौन? होल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? होलसेल की प्राइस को कंसीडर किया जाता है। जबकि CPI कंज्यूमर। ठीक है, जो फुटकर विक्रेता उस पर जो है। और एक बात और बता दें, कल मैं बताया था जो DA मिलता है, डेयरनेस अलाउंस, जिसके भी पिताजी होंगे, ये हर 6 महीने में कितने महीने से 6 महीने मिलता है। ठीक है, बढ़ता है, और इस बार 2% बढ़ा है। ठीक है, और एक बात बता दें, जब से वर्तमान सरकार है तब से आज तक कभी 10% नहीं बढ़ा है। मुझे याद है कांग्रेस सरकार में 10-12% बढ़ता था DA, लेकिन ये वर्तमान सरकार कहती है कि मुद्रास्फीति कम है। ये मुद्रास्फीति जो है CPI पे कंसीडर किया जाता है और कहता है CPI जो है मुद्रास्फीति कम है इसलिए 2% बढ़ाते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार में जो है CPI मुद्रास्फीति ज़्यादा होता था तो उस टाइम ज़्यादा बढ़ता। इनका कहने का मतलब है तर्क देने का। लेकिन आप लोगों को भी पता, हमें भी पता है कि मुद्रास्फीति या महंगाई क्या है। महंगाई क्या है कि नहीं? तो इतनी सारी बातें हो गई। ठीक है, 2-3 चीज़ और है। और हाँ, मुद्रास्फीति का चरण मैंने बताया था। मुद्रास्फीति का चरण कौन सा हो? बच्चे को पैदा होने से मैंने बताया था। पहला क्या है? रेंगती, फिर चलती, फिर भागती, फिर और चरण। अब सबका बताओ, ये तो मैंने एक सीक्वेंस आर्डर में याद करा दिया था। बताओ कूदती वाली में कितना होगा इन्फ्लेशन? आइए, कूदती वाली में इन्फ्लेशन रेट हाँ 30%। और हाई में कोई सीमा नहीं सर। कोई सीमा नहीं।
जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था किसका, जिम्बाब्वे, जर्मनी, श्रीलंका। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो श्रीलंका है और पाकिस्तान है, जहाँ पे क्या है मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा हुआ था। पाकिस्तान में भी बहुत भयंकर मुद्रास्फीति है श्रीलंका में, इस वजह से वहाँ के क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। ठीक, ये सब सारी बातें कल मैं बता चुका था। ठीक है, एक और था, बताइएगा स्फीति क्या था? स्फीति, स्फीति बताइएगा आप। स्फीति मतलब री इन्फ्लेशन। कौन बताएगा स्फीति? कल बताया था स्फीति क्या होता है? स्थिति बताइए, मुझे पता है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलते हैं। स्थिति में क्या होगा, कोई बताए? ये मैं सीक्वेंस ऑर्डर में बताया था। आप स्थिति, बी स्थिति, ठीक है। आप तो कल नहीं थे, कल चले गए थे, कल ये हो चुका था। बताइए। प्रोडक्ट जो है सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। ये आप बता रहे हैं, जानते हैं किसका? मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन, अरे हाँ, मुद्रा संकुचन का मैं पूछ रहा हूँ संस्फीति, रिफ्लेशन, ये भी बताया। मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि जब डिमांड कम होगा तो क्या है, जैसे डिमांड कम हो गया और उत्पादन ज़्यादा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो प्राइस को डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसको सेल करना है। ठीक है, सेल करना है। इसी के बाद वाले चरण में मंदी आती है, जब भाई किसी औने पौने दाम पे अपना प्रोडक्ट सेल करने देगा। फिर जान जाएगा जब कोई भी उद्योगपति या कोई भी, उसको पता है कि डिमांड है नहीं, तो हम सप्लाई क्यों दो, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो डिमांड सप्लाई को ठप कर देगा और डिमांड में आ जाएगी। डिमांड में नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति बहुत चरम पे आ जाएगी और मंदी की समस्या होने लगेगी। और मंदी की समस्या बहुत खतरनाक होती है, उसमें सरकार को क्या होगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। कहाँ आपको पानी नहीं पीने के लिए थक जाते हैं, सही। क्या चल रहा है इसमें, उसमें एथिक्स में क्या पढ़ा? सत्यनिष्ठा पता है क्या? हाँ, हमें सही बताएं, यूपीएससी में सबसे मजाकिया सब्जेक्ट जो है एथिक्स लगता है। मजाकिया सब्जेक्ट किस लिए? क्योंकि आप किसी को 3-4 महीने में पढ़ा के कोई एथिकल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इतना नैतिक नहीं बना पाएंगे। ये रट के आदमी क्या करेगा, नंबर पा जाएगा, लेकिन वो नैतिक हो पाएगा, ऐसा कभी है। जो भी यूपीएससी का बस यही रीजन था कि अगर नीति शास्त्र को शामिल करेंगे तो व्यक्ति जो है नैतिक हो जाएगा। लेकिन आप जब जन्म में जब 20 साल 25 साल उम्र हो गया, नैतिक नहीं होता है, 4 महीने एथिक्स पढ़ने नैतिक हो जाएंगे हैं? आप बताओ, कोई हो पाएगा 4 महीने पढ़ने के बाद? बताइए, एक और बताइएगा। विस्फीति, डिसइंफ्लेशन, बताइए सरपंच जी, कहाँ आप गायब थे कल? 2-3 दिन आप गायब हो गए। एक मिनट, थोड़ा मेरा टैग इसमें तो समस्या आ गई। ठीक, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है?
चलिए, हाँ एक और बताए थे, फ्लिप वक्र। बताइए फ्लिप वक्र क्या है? फ्लिप वक्र क्या है बताइए? हाँ बताइए मुझे, फ्लिप वक्र पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं, फ्लिप वक्र कोई एग्जाम्पल दीजिए, बताइए। हाँ एक चीज और बताना था, वही मैं खोज रहा था। देखिए दो चीज और था, एक था कोर स्थिति, कोर इन्फ्लेशन। बता सकता है कोई कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन एग्जाम में आया था। इसमें जो है कोर इन्फ्लेशन में करते क्या है? देखिए दोनों एक साथ लिखते हैं तब समझ में आएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में जो है खाद्य, जैसे आपका सब्जी, तेल, खाद्य, सब्जी, तेल आदि की प्राइस को इसमें कंसीडर नहीं करते कोर में। ध्यान दीजिए, सब्जी, तेल या खाद्य की वस्तुओं को कोर में काउंट नहीं करते, ठीक है। जबकि हेडलाइन वाले में क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति सब्जी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों से जो है इन्फ्लेशन माना जाएगा, इन्फ्लेशन आ रहा है, इन सब सारी चीज़ों को बाहर कर देंगे, इन सब सारी चीज़ों के प्राइस को बाहर कर देंगे, उसके बाद कोर निकलेगा। लेकिन हेडलाइन में क्या है कि खाने पीने की चीज़ें जो खाद्य है इसको भी जोड़ देंगे, जैसे सब्जी, तेल मतलब कौन? कच्चा तेल मतलब पेट्रोल, ये सब सारी चीज़ें पेट्रोल से। तो इसमें क्या है, इसमें पेट्रोल के प्राइस को और सब्जी उब्जी के प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे कोर में, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये दोनों में बस इतना सा अंतर है, ये एग्जाम में प्रीलिम्स में बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है। चलिए ये हो गया। एक चीज और, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब ये संरचनात्मक में क्या होगा कि जो संरचनात्मक में क्या आएगा, पहले बताओ क्या वस्तु होती है संरचनात्मक, मतलब क्या होता है? पहले तो ये बात पता होना चाहिए, संरचनात्मक क्या होता है? हाँ, इन सब सारी चीज़ों से क्या हो, इन सब सारी चीज़ों की वजह से मुद्रास्फीति है। जैसे बात समझिए, जैसे कोई बिल्डिंग बनता है, बात समझिए, बिल्डिंग बनता है तो उस बिल्डिंग के पीछे क्या लगता है, लैंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, सीमेंट की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। इन सब के प्राइस अगर हाइक करने लगे, क्या करने लगे, बढ़ने लगे, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आएगा। और साधन सीमित, क्या है, साधन सीमित है लेकिन डिमांड ज़्यादा। एक चीज़ देखते होंगे कि बारिश के समय में जो है काम नहीं होता, बारिश के समय में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले काम नहीं होते, उस टाइम जो है लेबर कास्ट जो है कम होता है, ठीक है, सीमेंट उमेंट के भी प्राइस डाउन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब गर्मी के मौसम, इस समय एकदम धूम से या तो ठंडी में ज़्यादा गर्म होते हैं, और ठंडी में इसलिए बनते हैं क्योंकि भाई जो भी काम करता है वो ज़्यादा क्षमता से काम कर सकता है। इस धूप में आप बताओ कोई बैठ पाएगा काम करने? 4 घंटा धूप में खड़ा कर तो बेहोश होकर गिर जाएगा, हैं, गिर जाएगा नहीं, 2 घंटा अगर खड़ा कर दो भाई गिर जाएगा, हम तो गिर जाएंगे, आप लोगों का पता नहीं।
हैं? हैं? क्या हो गया? इतना ईगो पे क्यों ले लिया आप? तो क्या है कि देखो इन सब की वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लेशन आता है वो स्ट्रक्चरल होता है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? तो स्ट्रक्चरल। लेकिन अब आता है 2-3 कारण और। एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। अब आता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब डिमांड की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ा। किसकी वजह से? डिमांड की वजह से। इसमें 2-3 है। एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक, एक लागत जन्य मुद्रास्फीति, एक लागत जन्य मुद्रास्फीति, एक वैश्विक कारण की वजह से। वैश्विक कारण से मुद्रास्फीति। ये 3 पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका मुद्रास्फीति का टॉपिक कंप्लीट। आप किताब जाकर उठा के देखना, जितने किताब में इंपॉर्टेंट है सब मैंने कवर कर दिया। ठीक, तो पहले आज पढ़ते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब ये कैसे है? जैसा कि मैं पहले से ही बताते आया, मांग प्रेरित, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए। क्या है? डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था डिमांड बढ़ने का। जैसे मान लो जूता है, ठीक, और जूता का डिमांड बढ़ जाए, जूते का डिमांड बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास मार्केट में क्या है? अभी पैसा है, मार्केट में क्या है? पैसा है, और जो ज़्यादा पैसा देगा वो इस क्या करेगा? इसको, जूते को ले लेगा। ये जूते के ही केस में नहीं, हर चीज़ में, ठीक है। आप लेबर को उठा के दे लो, आप लैंड को ले लो, कोई भी चीज़। देखो भारत में एक चीज़, अब कभी आपने सोचा कि भारत में जो है ज़मीनों का प्राइस इतनी तेज़ी के साथ बढ़ क्यों रहा है? ज़मीन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? लोग कहते हैं कि बैंक में रखने से अच्छा है कि आप ज़मीन खरीदो, और ज़मीन जितना तेज़ी के साथ पैसा देता है उतना कोई नहीं, क्योंकि भूभाग जो है सीमित है कि नहीं, और व्यक्ति जनसंख्या ज़्यादा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर कितना शुरू हो जाए, कुछ समय में वो भी आएगा। हैं, एक कहानी है, पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सुना था कि लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं विदेश में ज़मीन लिए थे, तो उसमें जो है ऊपर के हाइट से भी खरीदा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब ज़मीन लिया, ज़मीन लेके छोड़ दिया ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या है, बिकता था ना इतना स्क्वायर फीट नीचे और ऊपर इतनी हाइट है, ये आपका पूरा एरिया, इसमें आप कुछ बनवा सकते हैं। अब सुनिए, अब वो हुआ क्या कि उन्होंने बनवा के और 2-3 फीट छोड़ दिया। अब इस वजह से आगे वाले का जो है घर लटक गया, मतलब भाई स्वाभाविक सी बात उतना उनका है, ऐसे समझिए। जैसे ये मान लो स्टोरी है, ठीक है। जैसे आजकल देखते हो कि शहरों में क्या है, फ्लैट बिकता है। अब वो मुझे बहुत बेकार लगता है कि पता चले आप किसी फ्लैट में सिमट के रहेंगे, इसके ऊपर आपका नहीं है। सेम यही कहानी जो है जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने जो है ये बीच वाला फ्लोर खरीदा और यहाँ तक अपना कुछ करवाया था काम, और उसके बाद छोड़ दिया 2-3 पैसे। अब उसके ऊपर बिक ही नहीं रहा था, लगातार उनके पास नोटिस पे नोटिस आ रहा थी, भाई अपना काम करिए, और करवा ही नहीं रहे थे। हमारी ज़मीन हम चाहे तो करें, हैं? जैसे होता नहीं, लोग कहते हैं गांव में, जैसे गांव में ज़मीन ज़्यादा होता है, अभी भी लोगों के पास गांव में ज़मीन ज़्यादा है, 4 बीघे में जो उनका द्वारा होता है, देखिए गाँव में। और शहर में क्या है, 4 बीघे में तो पता चले एक पूरी बड़ी सी बिल्डिंग लॉज खड़ा कर देंगे। तो इसके पीछे कारण है, तो ये देखो लागत जन क्या है, जैसे जैसे चीज़ें कम हो उसका प्राइस हाइक करेगा, क्या करेगा, प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस जब बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति होगा। बात समझ में आएगी? लागत जन वाले में समझ में आएगी? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? मांग जन वाले में क्या है, जैसे जैसे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो है मुद्रास्फीति मार्केट में आएगा। एक आध दो एग्जाम्पल और बताएं कि समझ में आएगा, नहीं तो और भी एग्जाम्पल मेरे पास है, समझ में आएगा नहीं?
है? सर और बताइए। फिर से जैसे मैंने बताया अभी जूते का एग्जांपल है, ठीक है, जूते का प्राइस है, जूता का डिमांड ज़्यादा है, जूते का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है और उसके बाद क्वांटिटी कम। क्या है? क्वांटिटी कम। स्वाभाविक सी बात है, जो जितना पैसा ज़्यादा देगा वही लेके जाएगा। ये जूते के केस में नहीं, ये किसी केस में ले सकते हो आप। जैसे मान लो एक समय अभी रिसेंट में कोई 4 व्हीलर आया, ठीक है, एक समय स्विफ्ट डिजायर का बहुत डिमांड था, स्विफ्ट डिजायर का बहुत डिमांड था, क्रेटा का बहुत डिमांड था। तो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे इस समय एक और बाइक आई है राइडर। राइडर जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो उसका पता है कितना प्राइस था? उसका प्राइस 1,10,000 के आसपास था। वर्तमान में 1,21,000 क्यों पहुँच गया? डिमांड ज़्यादा हो। अब समझ में आया कि नहीं? अब लागत जन्य में क्या है? लागत जन्य स्वाभाविक सी बात है, जब कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कोई वस्तु बनाएंगे, उस वस्तु को बनाने में जो आपका खर्च हो रहा है पता चले। और इसमें सबसे ज्यादा कारण जो है सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। पता चले कोई जो है टेंडर किसी ने लिया पुल बनवाने का, ठीक है, किसी ने टेंडर लिया और उस समय टेंडर जो है मान लो 30 लाख में उसने एक पुल बनाने का टेंडर लिया। अब ये उस टाइम के हिसाब से टेंडर का प्राइस जुड़ा गया था, सीमेंट उतने रुपए बोरी, सरिया उतने रुपए और उसके बाद गिट्टी इतना। लेकिन हुआ क्या, ये जो है उस टाइम में कंप्लीट होके 2-3 साल डिले होके और इसकी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस बढ़ जाएगी नहीं, स्वाभाविक सी बात है। जो जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी देख रहे हो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास चला है, टोटल प्राइस कितना मिलता है? 1,30,000 के आसपास। 1,30,000। 1,30,000 में क्या घर बन सकता है? लेकिन उस टाइम जब मॉडल बनाया गया था तो उस टाइम सारी चीज़ों का प्राइस कम था। सीमेंट 100-150 के आसपास मिलता था। उस टाइम ईंट जो है 700-800, 7,000-8,000 के आसपास मिलते थे। लेकिन अब वर्तमान में कितना है ईंट का प्राइस? कौन बताएगा? कोई बताया? किसी को 15,000-20,000 के आसपास होगा एक घर। अब बताओ उस हिसाब से क्या आज ये मकान बन पाएगा? लागत ज़्यादा है कि नहीं? लागत ज़्यादा आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्राइस भी हाई करेगा, और प्राइस हाई करेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस हाई करेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। लागत जन्य में कैसे समझ में आएगी? आप लोग बोल नहीं रहे, मुझे लग रहा है इतना अंदर तक जाके इतना समझाने के बाद अगर मैं समझ में आया, किताब पढ़ोगे तो हम नहीं समझ में आएगा। सुनने में लग जाते हैं। आप बताएं फिर से, अब आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए लागत जन्य डेफिनेशन लिखवा दें, डेफिनेशन भी कंसर्न है। बयान करें उस वजह से मुद्रास्फीति आएगा। अब वैश्विक लेवल, ये बात समझना है कि नहीं? अब वैश्विक मुद्रास्फीति आप इसका वर्तमान कारण देख सकते हैं, रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से, अच्छा एक बात जानूंगा, पूरा विश्व मार्केट है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये मत सोचिए कि आपके यहाँ अगर कुछ समस्या हो गया तो और देशों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ भी और देशों में भी प्रभाव पड़ेगा, आपके यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। क्या हुआ बगल में? क्या हुआ? वो तबीयत ठीक नहीं है क्या? अच्छा, तो रसिया यूक्रेन की वजह से आप लोग जानते हैं, एक चीज़ और आपको पता होगा कि यूक्रेन जो है गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी देश था, ठीक है, और भारत के पास एक अच्छा मौका था कि विश्व स्तर पर गेहूं के इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने में अपने आप को आगे लाए। शुरू में तो गेहूं जो है दूसरे देशों को दिया था, लेकिन उसको समस्या ये सामने आ गया कि पता चले हम लोगों को देते हैं, हमारे यहाँ ही भूखमरी जाते। बाद में सरकार क्या किया? रोक लगा दिया गेहूं को भेजने को। अगर ये भारी मात्रा में भारत के पास होता तो क्या भारत नंबर 1 पे आता कि नहीं गेहूं उत्पादन में, या गेहूं को इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, जैसे कि चाइना रहता है, ठीक है? तो भारत के सामने ये समस्या आ गई। अगर और इसका एक चीज़ और,
जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस टाइम जो है तेल का प्राइस बढ़ गया। क्या हो गया था? कच्चे तेल का प्राइस बढ़ गया था। और कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रूस में ज़्यादा होता है, ठीक है, रूस में। और एक चीज़ और है, भारत में क्या नहीं, रूस में भारत जो है रूस से ज़्यादा मंगाता है, उसके लिए। हाँ, आपने सही कहा, आप भी सही है, ठीक है। भंडारण और उत्पादन हर चीज़ का अलग अलग चीज़ होता है। जैसे भारत में कोयला भंडारण में कोई राज्य ज़्यादा है तो कोई उत्पादन में ज़्यादा है, ठीक। तो भारत के सामने समस्या ये था कि अब पेट्रोल तो, और अमेरिका एक काम किया, अमेरिका नहीं रूस ने कहा कि एक काम करो, डॉलर उसके लिए रोक दिया गया था। उसने कहा एक काम करो, मैं आपके पैसे में जो है तेल देने के लिए तैयार हूँ, आपके ही पैसे में मैं तेल दूंगा, मुझे डॉलर की जरूरत नहीं। इससे क्या हो गया था कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल और कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जिससे मार्केट क्या हो गया, धीरे धीरे मार्केट में इन्फ्लेशन आने की संभावना आ गई। और आपको मैंने बताया था ट्रैक्टर के एग्जाम्पल से, क्या बताया था कि अगर आपका डीजल का दाम बढ़ रहा है तो कहाँ तक ले गए थे हम जोड़ के, सारे जगह तक वो इम्पैक्ट डाले, सारे जगह तक इम्पैक्ट डाले। बात समझ में आए कि मांग और लागत, और उसके बाद और कौन सा था, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। तो थोड़ा लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका हो गया। हाँ, एक चीज़ और बता दें, देखिए अब मुद्रास्फीति में किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये प्रिलिम्स बहुत क्वेश्चन बना। मुद्रास्फीति में लाभ, इन्फ्लेशन में लाभ किसको और नुकसान किसको, आगे किसको, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जिसकी आय जो है स्थिर है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। जिसकी आय स्थिर है, जिसकी आय मतलब इनकम स्थिर है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उसको मुद्रास्फीति के समय नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी है तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आया कि मुद्रास्फीति के समय कर्जदाता को नुकसान होगा कि कर्ज लेने वाले को नुकसान होगा, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे समझिए चीजें, मान लो आप दोनों लोग हैं, ठीक, दो भाई या दो परिवार हैं, हाँ, ए और बी, ठीक। ए जो है, बी जो है ए के पास गया उधार मांग, क्या मांगने गया, उधार को, भैया मुझे 1000 रुपये दे दो, ठीक है। और यार एक बात ध्यान दें, जब वो 1000 रुपया मांगने गया था तो उस समय इन्फ्लेशन नहीं था, ध्यान दीजिएगा, उस टाइम 1000 रुपये की वैल्यू थी। लेकिन जब यह पैसा इसको रिटर्न किया उस समय इन्फ्लेशन आ गया। अब ये 1000 रुपये इसको दिया, ठीक है, बात समझिएगा, फिर से समझने वाली बात है, ये टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि मुद्रास्फीति जब नहीं था तो उसने 1000 रुपये इससे लिया, ठीक है। अब यह पैसा एक साल बाद 1 ईयर बाद यह पैसा इसको रिटर्न कर रहा है, किसको, बी वाला जो है ए को रिटर्न कर रहा है 1 साल बाद, ठीक है। अब 1 साल बाद है मार्केट में मुद्रास्फीति, क्या है, मुद्रास्फीति। अब उस टाइम जहां ये 1000 रुपये में ढेर सारी वस्तुएं खरीद सकता था, वहीं अब 1000 में कम वस्तुएं खरीद पा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया कि जब ये लिया तो मुद्रास्फीति, जब ये बी वाला, ध्यान दीजिएगा, ए से कौन पैसा लिया है, बी लिया है, कब लिया है, उस टाइम का मुद्रास्फीति नहीं था। लेकिन जब वो लौटा रहा है ए को, जब वो लौटा रहा है तो 1 साल बाद तो मुद्रास्फीति अपने चरम पर है, और उस टाइम नुकसान किसको होगा, जो ऋण दिया था, जो पा रहा पैसा, उसी को नुकसान होगा, हाँ, लेने वाले नहीं। उस टाइम उसको तो क्या था, उसने अपना मार्केटिंग किया क्योंकि मुद्रास्फीति था नहीं, और जब मुद्रास्फीति आ गया उसने पैसा लौटा दिया। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, 1980 का, ठीक, और 2025 का सेम वही कहानी है कि 1980 में 1 किलो जलेबी की प्राइस कितनी थी और 2025 की। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी आय स्थिर रहेगी, ठीक है,
जैसे पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर हो, ठीक है, पेंशनर हो और सरकारी कर्मचारी हो, इन सबको जो है हानि यहाँ पेंशनर और कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी आय स्थिर है उनको क्या होगा, हानि होगा। लेकिन यही व्यापार करने वाले जो है उनको लाभ होगा, क्योंकि उनको पर डे का पैसा मिल रहा है, ठीक है, पर डे का पैसा मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट? सिंपल सा इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी आय स्थिर होगी उसको मुद्रास्फीति के समय नुकसान होगा, जिसकी आय स्थिर नहीं है, अस्थायी है, वो लगातार कमा रहा है, जैसे आज कमा रहा है, कल भी कमा रहा है, परसों भी कमा रहा है, उसको इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा लेकिन कम होगा। और थोड़ा बताएं कि हो गया आपके हैं? और भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी, अब आपके पिताजी की सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, अब 20,000 रुपये है, मुद्रास्फीति आ गया, 20,000 में पहले पूरा घर खर्च चल जाता था, अब क्या है, मुद्रास्फीति आ गया, पता चल गया 30,000 रुपये की जरूरत है, तब आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि पिताजी की तो सैलरी बढ़ने वाला नहीं है 6 महीने तक बढ़ने वाला नहीं है, और आपको इसको झेलना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए देखिए, आज जो है एक टॉपिक और शुरू होगा। आज मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग। अगर ये 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, समझिए आप इकोनॉमिक्स में अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आता है, तो आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप करने की कंडीशन में हो जाए। ये 3-4 चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पीछे का कुछ रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? है? बताओ, हिंदू को ग्रोथ रेट क्या था? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। हिंदू ग्रोथ रेट मेरा काफी पलटे है। हाँ, क्या था? डेफिनेशन भी तो बताया था। चलो लिखो, मांग जनित मुद्रास्फीति। हाँ, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित लिखो, और थोड़ा सा आप लोग बताते रहिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं पता चला हम चिल्लाते रहें और पता चले आप लोग को समझ में नहीं आया, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो है। बताते रहिए, हाँ हूँ भरते रहिए कि कुछ अंदर जा रहा है। क्यों? आपको समझ में आ रहा है? किसी दिन जाके एक आध किताब पढ़िए, तब समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स कितना कठिन है। वो घुमा घुमा के उसमें डेफिनेशन लिखा है, ऐसे सर घूमने लगेगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि समझना बहुत कठिन है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूर्णतः जो है कॉन्सेप्ट पे टिका है। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको इकोनॉमिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको इन्फ्लेशन का पहला चरण पता है तो आप लास्ट चरण तक चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मार्केट में कैसे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना, चलती दौड़ती भागती कूदती फलान ढकान में बताए थे, वो सब सारा कंडीशन आपको पता रहेगा कि मार्केट कैसे चल रहा है। चलो लिखो, मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में। ये दो टॉपिक लिख लो आप, उसके बाद जो है शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और मुद्रा बैंकिंग। तब बताते हैं कि पैसा जो लेके घूमते उस पैसे का वैल्यू क्या है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा आपके पास है तो हर कोई पूछने वाला है, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मुझे हमारे पास पैसा नहीं है। और एक बात और बताइए, पैसा रहे तब और बताइए कि पैसा नहीं है, क्योंकि उससे जानते हो क्या होगा, आपके पैसे पे नज़र नहीं लगेगी। धन
सर पता ये है। चीज़ें हैं धन, स्त्री और भोजन, ये तीनों जो है छिपा के रखने की चीज़ें, पता है कि धन, स्त्री और भोजन। इसीलिए कभी भी लोग खुले में भोजन नहीं करते, इसीलिए धन को अपने धन को दिखाते हैं। और इसीलिए पहले के समय, आज ठीक है, आधुनिकता है, ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है कि एक्सपोजर ज़्यादा हो। उस टाइम स्त्री को भी रूम में ज़्यादातर अपने घर के अंदर रखा जाता है। मैं उसके विपरीत हूँ, ये गलत है। मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मांग में बढ़ोतरी, और आज जो है नोट्स उल्टा पुल्टा मैं लिखा, बोलता कैसा हूँ लिखते कैसा हूँ, हम पढ़े, मैं पढ़ा उसमें डेफिनेशन ही गलत लिखी है जीएनपी का। दुर्भाग्य से अगर कोई टीचर आ गया, कोई अधिकारी आ गया, इनका नोट्स देख ले, तब तो फिर हमारा ही क्लास लगवा दोगे आप। सर इसीलिए आपसे चेक करवा रही थी। गलत लिखे हो, नहीं समझ में आए पूछ लिया करो, गलत डेफिनेशन मत लिखा करो। जैसे कि उस दिन क्या है, सानिया जी लिखी थी क्या, टोकरे बास्केट को क्या लिखे थे, वो बैठा था लड़का कौशल, बोला सर देखिए क्या लिखी है। ठीक, मांग जनित मुद्रास्फीति एक्चुअली क्या है ना, कोई अधिकारी आ जाए, रैंडमली आप लोग आगे बैठे हो, आप लोगों का नोट्स उठा लिया, आपको नहीं कुछ बोलेगा, वो हमारे ऊपर आके चढ़ेगा कि सर कैसा आप लिखवा रहे हैं बताइए, और सुनना ही पड़ेगा। आपकी शिकायत तो कर नहीं सकते हम कि आपने गलत लिखा, क्योंकि आप भाई आप लोग शिकायत करेंगे तो मेरे ही ऊपर आएगा, क्यों हम आप लोगों को बचाना का प्रयास करेंगे। तो मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता, तरलता इंग्लिश में लिख लीजिएगा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। अच्छा, यहाँ तरलता के मतलब से क्या है, तरलता क्या है बताइए, आप बताइए, आप बताइए तरलता, तरलता बताइए, तरलता क्या है? तरलता मतलब ये पानी नहीं होता है, तरलता का मतलब क्या होता है, पैसे का फ्लो, ठीक है। जैसे देखो इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, द्रव है, अब यहाँ द्रव का मतलब पैसा है, ये नहीं कि द्रव मतलब पानी। हाँ, तरलता अर्थात में पता चले तरलता हम बोले पानी लेके बैठे हो, उसके बाद लोकाचार हो जाए तो तरलता ब्रैकेट में लिक्विडिटी, स्पेलिंग लिख लोगे, लिक्विडिटी अर्थात लिक्विडिटी ब्रैकेट क्लोज, अर्थात मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो, मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो एवं जो मैं समझाता हूँ, जब जाके नोट्स पढ़ा करो एकदम लाइन टू लाइन उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, बस वो है कि आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स रिवीजन करते नहीं आप लोग, हमसे ज़्यादा व्यस्त इंसान हो हैं। नोट्स कितने लोग रिवीजन करते हैं बताइए, नोट्स रिवीजन करते हैं घर में? आप लोग बता देते हैं, आप लोग बता देते हैं, नोट्स रिवीजन किया करिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, उपभोक्ता, एक मिनट, तरलता अर्थात मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो एवं उपभोक्ता के हाथ में, एवं उपभोक्ता के हाथ में अधिशेष धनराशि, अधिशेष अधिशेष धनराशि, अधिशेष धनराशि हो तब इसे उपभोग में बढ़ोतरी हो, तब इससे उपभोग में बढ़ोतरी हो। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब यही है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, और चीज़ें सीमित है, तो आप जो है डिमांड करें, उपभोग, इससे उपभोग में बढ़ोतरी होगी। यदि इस बढ़े हुए उपभोग की, यदि इस बढ़े हुए उपभोग की, एक दिन का टॉपिक था इन्फ्लेशन, मैंने 3 दिन पढ़ाया। यदि इस बढ़े हुए उपभोग की सही मात्रा में
सही समय पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही मात्रा में, सही समय पर आपूर्ति न हो पाए, आपूर्ति न हो पाए, तब मूल्यों में, तब मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, कास्ट प्राइस इन्फ्लेशन। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार के व्यय में, यदि किसी भी प्रकार के व्यय में बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, अर्थात बढ़ोतरी हो जाए, अर्थात कच्चे माल, अर्थात कच्चे माल परिवहन, कामा करते जाइए, कच्चे माल परिवहन, कामा करते जाइएगा, ईंधन, श्रम इत्यादि महंगे हो जाए, इत्यादि महंगे हो जाए, तब ऐसे में अंतिम उत्पाद, तब ऐसे में अंतिम उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में, वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी स्वतः देखी जाएगी, बढ़ोतरी स्वतः देखी जाएगी। कम देखी जाएगी, कमा, इसे लागत जनित मुद्रास्फीति, इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक, अब लिखिएगा, एक और लिखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में, संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है, संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। एक चीज और आप लोगों से पूछेंगे,
मुद्रास्फीति का जो डिसाइड किया गया था 4 - 2 + 2, इसको कब अपनाया गया था? मुद्रास्फीति का टारगेटेड मुद्रास्फीति है ये, इसको मैंने बताया था किस समय, और एक लोगों ने सुझाव दिया था, उनका नाम मैं नहीं बताया, उर्जित पटेल। कौन थे उर्जित पटेल? हाँ, उर्जित पटेल गवर्नर थे और इन्होंने 2014 में सुझाव दिया था, जो लागू हुआ था 2016 में, कहीं भी नहीं देगा, और 5 साल के लिए हुआ था। कब तक? 16 से 5 साल कितना होगा? 22 होगा, 24 होगा, 21, सुनो 2021 तक। लेकिन अब इसको फिर 5 साल के लिए बढ़ा दिया। अब कितना हो गया? 2026। मतलब लिख लो कहीं नोट में, टारगेटेड मुद्रास्फीति सुझाव नोट में कहीं लिख लीजिए। सुझाव उर्जित पटेल ने दिया 2014 में, उर्जित पटेल ने सुझाव दिया इसको। लागू कब हुआ? 2016 में। 2016 में मतलब क्या है कि 2016 से अगले 5 साल के लिए 2021 तक, फिर उसके बाद 2021 के बाद फिर अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया 26 तक। अभी ये 26 तक रहेगा, +-2। एक हम लोग मैथ में एक कोई चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, 10th में था, उसमें जो है हाँ रूट का निकालते थे वैल्यू, रूट का तो +- करके निकालते थे, +- नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू है। कौन सा चैप्टर मैथ वाले बनाएंगे? वर्गमूल नहीं, 10th में था, वो कोई और चैप्टर तो वहाँ निकालते। चलो जो भी है, मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ाए हैं बस, ठीक है। खुश हो? हाँ ठीक है, जो भी है। तो ये लिखिए ना 2016 में, ये कब लागू किया गया था? +-2, मतलब आपका मुद्रास्फीति 4 से 2 नीचे चला जाए तो भी ठीक है, और 4 से 2 ऊपर चला जाए तो भी आपकी देश की इकोनॉमी मतलब GDP अच्छा चल रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम में जाएगा तो क्या होगा? समस्या होगा, मंदी, बेरोजगारी और सारी चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो कहाँ तक हो चुका था? बोलो जरा। संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि एक अर्थव्यवस्था में भंडारण को भंडारण के सुविधाओं में कमी परिवहन की सुविधाएं दुरुस्त न हो, तब इससे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहेंगे। इनके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, जो कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति कही जाएगी। देखो इसका और थोड़ा सा समझ, जैसे आप जमाखोरी सुनते हैं, जमाखोरी क्या करता है? कोई जैसे प्राइस कैसे हाइक करता है। एक समय प्याज और टमाटर के दाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, प्याज के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आलू के भी बढ़ जाते हैं। इसके पीछे कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों ऐसे बढ़ जाते हैं? जो बड़े जो क्या मतलब खरीदते हैं, वो बड़े व्यापारी वो क्या करते हैं? भारी मात्रा में खरीद के मार्केट से पूरा सक कर लेते हैं आलू और प्याज, खरीद के अपने गोदाम में स्टोर करते हैं। अब क्या करेंगे? वो मार्केट में छोड़ेंगे। मार्केट में तब छोड़ेंगे जब इसका देखेंगे डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। पता चले मांगने वाले प्याज को 100 लोग और खपत कितनी है, ज़रूरत है कितने का
1000 पर डे, 1000 kg का पर डे, और मार्केट में जा कितना रहा है 200 किलो या 100 किलो, तो धीरे धीरे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, प्याज से बढ़ेगा कि नहीं। अब इससे क्या होगा, इसीलिए सरकार जो है जगह जगह छापा मारती है, कभी जगह में छापा मारने के यही कारण होता है। इससे भी मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। भाई लोगों के पास पैसा है, पता चले मुर्गा बनाना है, भटरा बनाना है, ठीक है, अब उसके लिए चाहिए भाई प्याज, एक और इसके लिए चाहिए प्याज। जैसे आपको बताया सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और उस टाइम हम सुगारी ने गाना निकाला था, बाहर अटल चाचा PHDR है, सुना नहीं गाना? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्याज 80 रुपये किलो था उस टाइम, नॉनवेज जो है 40 से 50 रुपये किलो। नॉनवेज जो मीट और मुर्गा है इसकी प्राइस जानते हो, चिकन इसकी प्राइस 50-60 रुपये किलो, 80 रुपये, और प्याज 80 रुपये किलो। तो लोग जो है खाना ही है भाई, जिसको खाना पैसा थोड़ी देखता है, उसको तो खाना है। अब जिसको पिज्ज़ा खाना है वो पिज्ज़ा 2000 रुपये हो गया, लेकिन खाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं खाना है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए चाहे वो बढ़ जाए चाहे महंगा हो जाए। जैसे गरीब व्यक्ति है, अब भाई फॉर्च्यूनर का दाम चाहे तुम 1 लाख कर दो, उससे क्या मतलब, पता चले उसका 1 लाख इनकम ही नहीं है, उसको फॉर्च्यूनर के दाम से क्या मतलब। वही है ना, एक कहावत है कि बेल पके कौवे से क्या मतलब है, सिंपल सी बात, बेल पक जाए क्या कौवा खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे क्या होगा, मांग बढ़ेगा फिर प्राइस भी बढ़ेगा, और ये आता क्यों है, जमाखोरी की वजह से। और जमाखोरी अगर सरकारी व्यवस्था है, सरकारी देखो कोल्ड स्टोर की बहुत कमी है भारत, इसी वजह से बहुत सारे आलू प्याज टमाटर क्या होता है, मार्केट से पहले पहुंचने से पहले ही सड़कें खराब हो जाती हैं। बहुत सारे आप लोगों ने केस देखा होगा महाराष्ट्र और सारी जगह जहाँ टमाटर ज़्यादा होता है, मार्केट में पता चले उस टमाटर को ले जाने में ही उससे ज़्यादा खर्चा आता है जितना वहाँ है। वो लोग बेचारे क्या करते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, सड़क पर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और जब ऐसे ही फिर उसके बाद ये मार्केट में हो गया और एकाएक जो है टमाटर की प्राइस बढ़ गई। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो है टमाटर का उत्पादन खूब हो गया, पिछली साल टमाटर मान लो 200 रुपये किलो हो गया, जैसे टमाटर खूब महंगा हुआ था ना, एक समय टमाटर जो है 250 रुपये किलो हो गया। लोग जो है क्या किए, टमाटर का ही उत्पादन करने लगे। अब भाई जितना मांग नहीं था उससे ज़्यादा टमाटर आ गया, 2 रुपये 5 किलो के भाव में बेचना पड़ा। अब पता चले कोई किसान मंडी तक ले जा रहा है, उसका खर्चा 1 किलो टमाटर के पीछे 10 रुपये आ रहा है, तो 2 रुपये किलो कैसे बेचेगा। उसको लगेगा कि मैं टमाटर फेंक दूँ लेकिन मंडी में नहीं जाएंगे, फ्री में दे देंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब भंडारण न होने के पीछे समस्या है। समझ में आता है कि कुछ कहानी में ज़्यादा बता देता हूँ, सोचता हूँ क्या आ जाए आप हैं, कहानी याद है। ठीक है, चलो एक नोट मेरे हो गया, अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक बात और, वो रेंगती हुई के सारे का ग्राफ बनाए थे नहीं, किसमें कितना कितना बढ़ता है, तो उसमें लिखने की कुछ ज़रूरत है, बस उसमें यही याद रखना है कि आपके प्रीलिम्स में पूछेगा क्वेश्चन कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति में कितना इन्फ्लेशन होता है, कितने % के दर से, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया। डिसइन्फ्लेशन लिख लो, एक मिनट, डिसइन्फ्लेशन हो चुका है, डिसइन्फ्लेशन हो चुका है। स्टेगफ्लेशन भी पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना, लॉरेंट वक्र भी हो गया। हाँ लिख लो, कोर इन्फ्लेशन, हाँ कोर मुद्रास्फीति, जो इम्पोर्टेंट है वो छूटेगा नहीं आपको। कोर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की कोर इन्फ्लेशन, CORE, कोर है, कोर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य, मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य बास्केट का प्रयोग होता है। बास्केट मतलब टोकरी, ठीक है, बास्केटबॉल वाला कोर्ट नहीं, बास्केट का प्रयोग होता है। इस बास्केट में
इस बास्केट में कुछ वस्तुओं का मूल्य तीव्र गति से परिवर्तित होता है जैसे ईंधन, फल, सब्जी इत्यादि पूर्ण जब बास्केट में से ऐसी वस्तुओं को हटा दिया जाता है। कैसी वस्तुओं को? जब बास्केट में से कैसी वस्तुओं को हटा दिया जाता है? ईंधन, सब्जी, फल, इन सब सारी चीजों के प्राइस को जब हटा दिया जाता है तो क्या मिलता है? फिर कोर इन्फ्लेशन मिलता है। ठीक है, तो लिखो, जब बास्केट में से ऐसी वस्तुओं को हटा दिया जाता है एवं मुद्रास्फीति मात्र बचे हुए मात्र मतलब ये वाला, ये नहीं कि मात्र, ये वाली मात्र नहीं है, ये वाला मात्र मतलब ओनली या केवल, नहीं लोग का परलोक कर दो। मात्र बचे हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में निकाली जाती है तब इसे कोर मुद्रास्फीति पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट में कहीं लिखिएगा। WPI में कितने वस्तु शामिल हैं? WPI में किस सेक्टर से कितने वस्तु को शामिल किया? टोटल कितने वस्तु हैं? 697। लिखो नोट में, WPI में कौन कौन से सेक्टर से कितने शामिल किए हैं? तो प्राइमरी गुड्स 170, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ग्राफ बनाइए। ठीक, 1, 2 और 3, ठीक, एरो लगा। पहले में क्या है? प्राइमरी में 117 है, 170 थिंग्स शामिल है। ठीक है, मैन्युफैक्चर इसमें टोटल कितने शामिल हैं? 564, 564। ये सिर्फ वनडे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपके वनडे के लिए चाहे PCS हो, UPSC में नहीं पूछे, कभी नहीं पूछे, लेकिन UPSI अगर कोई देने जा रहा है, इस बार कितने लोग 5 साल देंगे? आप डाल रहे नहीं, हाइट आपकी ठीक ठाक है, और अब है आप भी डालो UPSI, और एकदम चबक के लग के मेहनत करो, ध्यान दे। नहीं नहीं पढ़ते, अरे यार नौकरी ले लो, ठीक है, UPSC तैयारी करो, मैं नहीं कहता UPSC PCS तैयारी करो। देखो, ज़रूरी स्मार्ट कौन है? जो समय के साथ अपना कुछ ना कुछ बैकअप करे, स्मार्ट करो। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है, ठीक है आप दौड़िए, कोई रोक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा काम की चीज़ें तो मैं बता देना, भ्रमित न रहना, क्योंकि एक एज के बाद ये सब सारी चीज़ें समझ में आती है। मैं भी जब आपके दौर में था तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ PO के बाद से मुझे आया कि PCS बनने के लिए, बस और कोई PO के अलावा तो मैं और कोई एग्ज़ाम देता नहीं, आज भी नहीं देता PCS के अलावा। तो क्या है कि अब समझ में आता है कि नहीं, बैकअप लेके चलना, बैकअप लेके चले होते, आज हम भी कहीं ना कुछ तो
तो ग्रुप सी में तो हो ही गए हो, और यहाँ हम लोगों के बीच आके गला नहीं फाड़ना पड़ता मुझे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अगर एक सिलेक्शन है, पहले बैकअप बनाने के बाद अगर आपके अंदर लगन है तो आप सिलेक्शन आगे भी ले लोगे, ठीक है। और एसएससी में जॉब कर करके यूपीएससी प्रॉपर क्रैक किए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एसएससी में जॉब करके, पुलिस में जॉब करके, दीपक का नाम सुने हो कि नहीं, कांस्टेबल थे, वो एसडीएम है वर्तमान में गोरखपुर, ठीक है। बस आपके अंदर लगन है, और घर के फैमिली प्रेशर एक कम हो जाएगा। लड़कियों के लिए तो खास बात कि एक फैमिली प्रेशर कम हो जाएगा, नौकरी पा लो, तो ये हमको यही कहेंगे। फिर अगला एक है फ्यूल पावर, अगला तीसरा वाले में है फ्यूल पावर। फ्यूल पावर में इसमें टोटल 16 वस्तु है। फ्यूल पावर कामा लेब्रिकॉन, LUBRICANT, लेब्रिकॉन। टोटल इसमें 16 वस्तु, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, वनडे के लिए तो खास पूछेगा, ठीक है। पहला प्राइमरी और गुड्स हो गया, इसमें 117 है। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चर, इसमें 564, मैन्युफैक्चर गुड्स 564। फ्यूल और पावर, एक हम पूरनपुर में पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स, वहाँ भी मैंने ये चीज़ लिखवाया। वहाँ के बच्चे लेकिन बहुत मगन थे, सब एकदम विद्रोह पे आ गए थे कि सर इतना कम क्लास क्यों लगा इकोनॉमिक्स का। हम क्या जितना रहेगा उतना तो पढ़ाएंगे, और यहाँ बच्चे और विद्रोह पे आ गए सर, वहाँ बंद हो गई दोनों जगह विद्रोह ही मेरे पीछे रहा। फ्यूल पावर, लेकिन आप लोग साथ में, मुझे खुशी है कि आप लोग पढ़ते हैं, और ये बात ईमानदारी से रखना। सच में मैं वादा कर रहा हूँ, ऐसी इकोनॉमिक्स आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि जितना आसान शब्दों में आपको समझा देंगे, ये मेरी गारंटी। जो ज़्यादा मतलब जो ठीक-ठाक कैलिब्रेट होते हैं उनके साथ ऐसे होता है। पिछली बार एक सर थे इंस्पेक्टर अवनीश त्रिपाठी, हाँ वो सेलेक्टेड है भाई, और 14 ग्रेड के साथ में तो ऐसी हालत होती है, तो अवॉइड करने का लोग ये ज़्यादा तो सब लोग, क्योंकि मुझे पता है उनके क्लास में 5-7 बच्चे बैठे। तो मैं इकोनॉमिक्स मैं बताऊँ, मुझे पहले ही लोग जज करना शुरू कर दिया। मैं बैकग्राउंड जानबूझ के यूपीएससी में नहीं बता रहा, क्योंकि लोग जानते हो क्या तब कहने लगते कि मंडे ये पढ़ा रहा, मंडे डे क्या है। इस वजह से मुझे बताना पड़ा। बाद में मैं इस वजह से बताया कि मैं, मेरे रिज्यूम में मेंशन है पीओ मेंस में दिया, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा है। कभी कभी जो है चीज़ें बताना पड़ जाता है मजबूरी में। चलो, आपका मेरे हिसाब से मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा, मैंने अपने तरफ से इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन संबंधित सारे टॉपिक पढ़ा थे, ठीक है। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका दायित्व है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूर्णतः टीचर के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि आप मेरे ऊपर पूर्णतः डिपेंड रहेंगे सिलेक्शन में। अगर मैं 70% मेहनत कर रहा हूँ तो 30 आपको करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन 100% पे होगा, 70% पे सिलेक्शन नहीं होगा निश्चित रूप से। 70% पे आप बाहर हो गए, वो जो 30% आपका मेहनत है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, बस आप आँख बंद करके उस चीज़ को करते रहें। तो ये कंप्लीट हो गया सर क्वेश्चन। अब अगला शुरू करते हैं, मुद्रा। एक्चुअली क्या है, लोग जो है कॉन्सेप्ट आप नहीं समझना चाहते, पीपीटी के पीछे भाग पागल हो गया। अब मैं लिख के दे सकता हूँ, अगले 3 से 4 साल में पीपीटी वाले टीचर सच बता रहे हैं मार्केट से बाहर हो जाए। पीपीटी वाले जितने टीचर हैं सब मार्केट से बाहर हो जाए 3 से 4 सालों में देखते हैं। और टिकेगा कौन लास्ट तक? जो ये कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, जो डायग्राम बना के पढ़ा रहा है, वही करेगा। आज मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीचरों का एग्जाम्पल, मणिकांत आज भी मार्केट में टिके हुए। क्यों टिके हुए? उनका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है जबरदस्त। विकास सर वो कॉन्सेप्ट पे पकड़, उनको पीपीटी पढ़ाने पे नहीं पढ़ाएंगे, मणिकांत सर को बोल तो कभी नहीं पढ़ाएंगे,
अब ओझा सर कभी नहीं पढ़ाएंगे पीपीटी। पीपीटी पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी बांट सकता, आप भी बांट सकते हो यहाँ खड़े होकर। लेकिन ये फॉर्मेट बना के पढ़ाना और कॉन्सेप्ट को रिलेट करना, ये अपने आप में बहुत टफ काम है। तो ये अपना नहीं, हर टीचर का गुण होना चाहिए। अगला है मुद्रा एवं बैंकिंग। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, ये आपका देखो, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना। अब ये जो आप इन्फ्लेशन पढ़ते आए हैं, अब इसका इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, अब इसका इम्प्लीमेंट होगा कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, बैंकिंग के माध्यम, आपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। ठीक, तो उसके पहले कुछ चीज़ें और भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बताइए, मुद्रा क्या होता है? कौन बता सकता है? मुद्रा को सब लोगों को पता है। मुद्रा है क्या? देखो, एक अर्थशास्त्री था, उसका नाम था ए वाकर। क्या नाम था? ए वाकर। उसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मान लो एग्जाम्पल, 500 का नोट किसी के पास है पुराना है, अब मुद्रा है, मुद्रा का कार्य नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? मुद्रा का कार्य वह नहीं कर रहा। एक मिनट थोड़ा सा, जैसे टॉपिक इधर उधर ना हो, एक सीक्वेंस आर्डर में पढ़ेंगे। चीज़ें तो दिमाग में रहता है, लेकिन एक आर्डर है, सीक्वेंस। चलिए, पहले आप समझते हैं मुद्रा क्या। मुद्रा बहुत सुना है। मुद्रा मनी। और चलते हैं इतिहास में। पहले मुद्रा विनिमय का साधन क्या हुआ? विनिमय का साधन पहले क्या हुआ? वस्तु। अच्छा ये बताओ, वस्तु विनिमय से मार्केटिंग करना आसान हुआ है कि मुद्रा से मार्केटिंग करना आसान हुआ है? देखो, पहले का मार्केट कैसे हो रहा था? पहले का समझा रहे, ए बी सी, ये 3 व्यक्ति कौन कौन है? ए बी सी। मान लो ए के पास गेहूं, ठीक, बी के पास जूता। मेरा सब एग्जाम्पल जूते पास जूता हटा दे, जूता हटा दे, मोबाइल पे मोबाइल फोन। ठीक है, एक के पास गेहूं, दूसरे के पास फोन है, और तीसरे के पास कपड़ा है। ठीक, अब बताओ, किसी के पास मुद्रा नहीं, अब बताओ ये कैसे मार्केटिंग करेंगे? अब देखो, यहाँ समझो, 1 2 3 स्टेप पे मार्केटिंग करना आसान होता है। जैसे एप्पल, ये फोन वाले को अगर गेहूं चाहिए, क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसको गेहूं देके, एप्पल वाला, फिर से समझिएगा, ए वाला जो है उसको क्या जरूरत है? फोन की जरूरत। ए को क्या जरूरत है? फोन की जरूरत। और जबकि बी को क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर मान लो इस सी को कपड़े की जरूरत, अभी इसको यहाँ से आता है, इसको यहाँ से एक बार देखो,
अगर मान लो ए को जो है कपड़े की जरूरत है और ए और सी को क्या है गेहूं की जरूरत है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है, अगर मान लो यहाँ आ गए, कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए, मान लो यहाँ से बी पे, अगर मान लो किसी के पास इसमें एक के पास गेहूं है लेकिन उसको गेहूं की जरूरत नहीं है, उसको गेहूं की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए क्या, भोजन चाहिए, और उसको गेहूं नहीं चाहिए और उसके पास ऑलरेडी कपड़ा पड़ा है। फिर से समझिएगा, गेहूं की जरूरत उसको नहीं है, उसको चाहिए कपड़ा, लेकिन उसके पास है क्या, पहले से गेहूं है, तब कैसे वो वस्त्र विनिमय कर पाएगा। भाई तुम्हारे पास है गेहूं है और मुझे चाहिए फ़ोन, और फ़ोन चाहिए, तो हम कैसे तुमसे एक्सचेंज कर पाएंगे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है, फास्ट हो गया। देखो पहले तो अगर एक दो स्टेप में जाएंगे तब तो आसान है वस्त्र विनिमय, लेकिन एक स्टेप के बाद जब जाएंगे तब जो है वस्त्र विनिमय टफ होगा। बात सिंपल सी बात है और समझिएगा। लेकिन जब मुद्रा आए तो मुद्रा क्या हुआ, आसान कर दिया इस चीज़ को। अब मुद्रा क्या हो गया, लीगल हो गया। आप मार्केट में 5, 10, 100, 1000 की नोट ले जाइए और आप कोई भी वस्त्र खरीद सकते, आप कोई भी वस्त्र खरीद सकते हैं मुद्रा से। आप मुद्रा से क्या ले सकते हैं, फोन भी ले सकते हैं, मुद्रा से आप सब्जी भी ले सकते हैं, ठीक, मुद्रा से आप क्या ले सकते हैं, टीवी भी ले सकते हैं, मुद्रा से वो सारी वस्तुएं ले सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। और यह मुद्रा के लिए इसका गारंटेड कौन होता है कि यह मुद्रा लीगल है। तो पहली बात बताओ, 500, 1000 के नोट कब बंद हुआ था, किस सन में, नवंबर में। मित्रों रात 12 बजे से सुनो मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं। अब लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है ये भी जानना चाहिए। लीगल टेंडर क्या होता है, मोदी जी का स्पीच उठा के देख लेना, उसमें वो बोले हैं लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर वो होता है जिसपे आपके देश की, केंद्र की सरकार की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का बैंक, जैसे आरबीआई, आपका सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई उस मुद्रे का गारंटी लेता है। क्या लेता है कि इस पे जितना पैसा लिखा है उतना पैसा ही है, मतलब आप कोई भी उतने पैसे का कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और एक बात और, अगर कोई व्यक्ति मुद्रा लेने से मना करता है उसको क्या हो सकता है, जेल हो सकता है और देशद्रोह का केस लगेगा, पता है कि नहीं, देशद्रोह का केस लगेगा। मुद्रा ये होता है लीगल टेंडर। लेकिन कुछ मुद्रा ऐसे भी होती, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है कि जो कोई भी दुकान, कोई भी शॉप, कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होता लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है, एक बात समझते हैं, प्लास्टिक मनी। और मैं बताऊं, अमूमन हर व्यक्ति के पास एक प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी अमूमन सबके पास, मेरे पास दिखा क्या, एटीएम का क्या है, प्लास्टिक मनी, एटीएम का। और वो क्या होता है, वो आप उससे क्या कर सकते हैं, मुद्रा ले सकते हैं। लेकिन कोई भी दुकान वाला बाध्य नहीं। अगर आप एटीएम कार्ड लेके गए किसी दुकान वाले के यहाँ और आपने कहा कि मुझे एक सेट कपड़ा चाहिए, तो बाध्य नहीं है कि आप एटीएम से वो पैसा जो है आपका स्वैप करके ले लें, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पैसा लेके गए तो बाउंड है, उसको कपड़ा देना पड़ेगा। वो ये नहीं मना कर सकता, वो बेशक कोई और बहाना बना ले, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं आपका पैसा नहीं लेना चाहता। आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी समझ में आया कि नहीं है? फिर होता है, एक होता है नियरेस्ट मुद्रा, नियरेस्ट मनी। नियरेस्ट मनी क्या होता है, जिसको बोलते हैं नजदीकी मुद्रा। क्या बोलते हैं, नजदीकी मुद्रा।
नजदीकी मुद्रा है, लेकिन यह भी कस्टमर या कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है इसको। नियरेस्ट मुद्रा कौन हो सकता है, जरा बताइए। और खास करिए लड़कियों और औरतों के पास ज़्यादा होता है गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, नियरेस्ट मुद्रा होता है। आप उसको जाइए और क्या करिए, उसको कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। किसी बैंक में भी गोल्ड रख सकते हैं, किसी दुकानदार के यहाँ आप क्या करते हैं, ISI हॉलमार्क का है आपका, लेकिन उसमें क्या है, जितने का गोल्ड है उतना ही नहीं मिलता है। उसमें अपना जो कास्ट निकालता है, जो बनाने का कास्ट होता है, उसका पैसा निकाल के, और जितना सोना चल रहा है ISI हॉलमार्क का होगा उतना पैसा वो तुरंत आपको देगा। समझ में आया कि नहीं? क्या होगा? तो मनी समझ में आ गया, ठीक है। प्लास्टिक मनी मैंने बता दिया, नजदीकी मुद्रा बता दिया, ठीक है। सोना और चांदी नजदीकी मुद्रा हो गया। अब आता है वैधानिक मुद्रा, जैसा कि मैंने बताया लीगल टेंडर, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा वही है कि जो नोट होता है, जो नोट होता है वो क्या होता है, वैधानिक मुद्रा होता है। उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में लिखवाएंगे नहीं, बस समझ लीजिए। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना जरूरी है। फिर आता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी जानते हो क्या होता है, क्या होता है? लेकिन उसकी डिमांड, हार्ड करेंसी में क्या होता है, उसका जो है डिमांड ज़्यादा होता है लेकिन वह होता कम है। जैसे डॉलर, जैसे डॉलर, ये डॉलर क्या है, डॉलर, ये सब क्या है, इंटरनेशनल जो करेंसी वो क्या है, हॉट करेंसी। डॉलर, ये सब क्या है, हॉट करेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल, ऑप्शनल करेंसी। ये सब लिख लीजिए, ऑप्शनल, ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है, ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है? सिक्योरिटी पेपर सुने हो कि नहीं? हुंडी जानते हो? हुंडी, हुंडी, ठीक है। और किसान विकास पत्र, चलो क्या होता है ऐच्छिक मुद्रा, क्या होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मनी मतलब क्या होता है, हुंडी। जैसे पहले के समय में क्या होता था, कौन पुरानी मूवी कौन देखा, पुरानी मूवी कोई देखा? पहले स्मगलर जब करते थे क्या करते थे, चरस और सब सारी चीज़ों का एक टुकड़ा होता था नोट का मान लो 10 का टुकड़ा, ठीक है, और ये होता था, और इसका आधा आधा पार्ट, एक पार्ट आधा उसके पास रहता था और एक पार्ट जो लेके जाता था वो जाता था, उसको दिखाता था ये 10 का नोट मेरे पास, वो दिखाता था, दोनों जोड़ा जाता था। अच्छा हाँ, तब डील फाइनल होता था, अच्छा ले जाइए। उसके बदले में उसको एक मिलता था ब्रिक केस भरा पैसा, और उसके बदले में क्या देता था, जो भी स्मगलिंग का जो भी सामान रहता था देता था। ये एक तरीके से हुंडी होता है। और समझो एक सिक्योरिटी पेपर है, क्या है, सिक्योरिटी पेपर है जिससे आप, लेकिन ये ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। आप क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है कि आप इसको जो है नहीं लेना ही लेना है, ले नहीं सकता, कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसको लगेगा तो लेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐच्छिक मुद्रा, नजदीकी मुद्रा, गरम मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, ये सब सारा चीज़ हो गया। एक होता है कासन मनी, समझ लीजिए, ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा।
कासन मनी। कासन मनी जानते हो क्या होता है? अभी किसी के ऊपर FIR हुआ है, भगवान न करे है, किसी के ऊपर अगर FIR हुआ तो FIR में जो जुर्माना की राशि होती है तो जमा किया जाता है वही कासन मनी। क्या होता है? जो जुर्माना राशि दिया जाता है वही होता है कासन मनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो मुद्रा से संबंधित और कोई पॉइंट हो तो बता दें। कल हाँ एक चीज और, धातु मुद्रा है, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, टोकन करेंसी, टोकन करेंसी क्या होता है? 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, ये क्या होता है? टोकन करेंसी होता है। अच्छा एक चीज कोई मुझे बताए, 50 पैसे का सिक्का जो है यह सरकार की तरफ से बंद है कि नहीं? RBI की तरफ, सरकार ने RBI 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का RBI ने बंद किया है कि नहीं? और 50 पैसे का सिक्का भी RBI की तरफ से बंद, 25 पैसे का बंद, 25। लेकिन 50 पैसे का सिक्का मार्केट में अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस पैसे का जो प्राइस है, जो कास्ट है 50 पैसे का, उसको बनाने में 50 पैसा से ज़्यादा खर्च हो रहा है। बात समझे कि नहीं? जैसे क्या वो भागने विचार में हो क्या? जैसे अब मान लो 50 पैसा उस वैल्यू, उस पैसे का प्राइस वैल्यू 50 पैसा है, सरकार बनाने में 1 रुपये खर्च कर दे रहा है, उसको लाभ क्या होगा? नुकसान हो रहा है, तो क्या किया? बंद कर दिया। ऐसा नहीं RBI की तरफ से नहीं, मार्केट में वो नहीं हुआ। जैसे 2000 का नोट बंद नहीं हुआ, ये नहीं जो 500 1000 की तरह बंद हुआ, मार्केट से सख्त कर दिया। 5 जो 2000 के नोट थे, सरकार ने जितना RBI, सरकार बार बार नाम आ रहा है, सरकार नहीं RBI, ठीक है, जब मैं सरकार हूँ तो RBI ध्यान दीजिए। तो RBI जो है क्या करता है, क्या किया कि सारे मार्केट से 2000 रुपए के नोट उसने मंगा दिया। ऐसा नहीं कि 2000 का नोट आपके पास है तो चलेगा, आप जाइए बैंक में जमा कर दीजिए, ठीक, सेंटर। अच्छा जब RBI पे आएंगे तो बताएंगे RBI कौन कौन से टूल्स लाता है, इंस्ट्रूमेंट लाता है जिससे मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और मुझे लगता है कि आनंद मिला होगा, है? थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करिए, मुझे भी खुशी होता है, इतना मेहनत करके आता हूँ, है? तो ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो, कितना टाइम? 28 चलो बंद। क्यों में से मजा आ रहा है? हाँ, जो पढ़ा है उसके लिए तो और अच्छा है, जो पढ़ा है उसके लिए और अच्छा है। और सच बताए ना कि इकोनॉमी सच में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रटना नहीं है। यहाँ अभी तक बताओ हमने कितना फैक्ट बताया? बहुत कम ही फैक्ट बताए होंगे। फैक्ट का खेल है ही नहीं, सब समझने का खेल है।